हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और एक ऐसी सरकार बनी जो कर्जों के बोझ के नीचे दबी हुई थी। किस प्रकार प्रदेश को चलाना है, कहां से साधन पैदा होंगे, किस प्रकार जो हमारे दिनचर्या का खर्चा है उस खर्चे को कहां से पूरा करना होगा। सत्ता बदली और कर्ज का बोझ सारा हिमाचल प्रदेश की जनता और हिमाचल प्रदेश की सरकार पर है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हिमाचल के लोगों का, हिमाचल के कर्मचारियों का, हिमाचल के अधिकारियों का कि उस चुनौती का हमने दृढ़ता से सामना किया और जो लड़ाई कर्ज की हमारे साथ थी पास थी उसको हमने युद्ध की तरह लड़ा। आज हम उस दिशा में थोड़ा आगे बढ़े। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमने जो लोगों से कहा था उस दिशा में हम कैसे आगे बढ़े और हमने अपने बजट में उस दिशा को अपना तय किया। हमने कहा हिमाचल प्रदेश कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा, कभी भी अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाएगा अगर ये रूटीन की सरकार की तरह हम चलाते रहे। और हमने हमेशा कहा कि हमें व्यवस्था परिवर्तन करनी होगी। 40 वर्षों से जो रूटीन की सरकार चलती आ रही थी, एक सरकार जाती थी, दूसरी सरकार आती थी और इस प्रकार परिवर्तन होता चला जाता था। मुझे खुशी है कि 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है और हमने सभी विभागों में जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया है वो अब आगे बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ये पहली ऐसी सरकार थी जो आम परिवार के लोगों की दुआओं से सत्ता में आई और मैं एक आम परिवार से उठकर जिसके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में नहीं था, मैं आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा तो मेरे मन में हमेशा ये पीड़ा रही कि हमें समाज के उन वर्गों पर पहुंचना है जिन वर्गों की आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाती। इस दृष्टि से हमने सबसे पहले सबसे बड़ा जुर्म का कार्य बच्चों के लिए किया। जो बच्चे अपनी माता को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं, उनका जीवन में कोई नहीं है, उनके लिए किस प्रकार सरकार साधन उपलब्ध करवाए। इस दिशा में बढ़ते बढ़ते आज मुझे खुशी है कि मैं जब मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहले जो परंपरा थी कि सचिवालय में जाकर अधिकारी और कर्मचारियों की बैठक होती थी, हमने उस परंपरा को तोड़ा और शिमला के बालिका आश्रम में गया। वहां मैंने उनसे कुछ सीखा और 10 महीने बाद हिंदुस्तान में पहला ऐसा कानून बनाया। आज तक हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं बना। जो भी बच्चे अपनी माता को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं, उनके लिए हम मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना लेकर आए। क्या है ये योजना? ये योजना ये है कि कोई भी बच्चा जो अनाथ हो चुका है, अगर अनाथ आश्रम में पढ़ता है, अपने चाचा जी के पास रहता है, अपने मामा जी के पास रहता है या अपने रिश्तेदारों के पास रहता है, पैदा होने से लेकर 27 वर्ष तक ये बच्चे, इन बच्चों का ख्याल सरकार रखेगी और इन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। आज खुशी इस बात की है तकरीबन 4000 बच्चों को हिमाचल सरकार 18 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं उनको 4000 रुपया हर महीने पॉकेट मनी दे रही है और जो 0 से 4 साल के बीच में है उन्हें 2500 प्रति महीने पॉकेट मनी दे रही है। केवल पॉकेट मनी से काम नहीं चलने वाला था। 18 साल के बाद बच्चा पढ़ना चाहता है, शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहता है, हमने कहा किसी भी क्षेत्र में चला जाए वो निश्चित रूप से उसकी सारी पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी और उसके हॉस्टल का खर्चा भी सरकार उठाएगी और उसकी जो घूमने के खर्चा होगा वो भी सरकार उठाएगी। इस पुण्य काम के साथ हमने अपनी पहली योजना को धरातल में लाया। दूसरा, हमारी सरकार की पहली गलती थी, हमने कहा था अगर सरकार बनेगी
तो जितने भी सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, उनको हमने ओल्ड पेंशन स्कीम का जो वादा किया था, उस ओल्ड पेंशन स्कीम को, उस ओल्ड पेंशन को आर्थिक तंगी और मजारी के बाद हमने उसे लागू किया और इस समय 500 के करीब जो कर्मचारी 2715 रुपया एनपीए के थ्रू मिलता था, अगर वो एनपीए में रहते तो 2500 और 3000 रुपया मिलना था। हमने उनको 30 और 35,000 रुपए की ओल्ड पेंशन स्कीम बनाकर ये संवेदनशीलता सरकार ने अपनी प्रकट की है। ओल्ड पेंशन से क्या मतलब है हमारा? ओल्ड पेंशन से मतलब ये है कि जो सामाजिक दृष्टिकोण और मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए, बुढ़ापे में जो एक किशोर उनके पास आनी चाहिए, वो कहीं किसी की और की तरफ न ताके। अगर आपके पास इकट्ठा पैसा हर के तौर पर मिलेगा, परिवार में कई प्रकार की समस्या आती है, बच्चा बिजनेस करना चाहता है या कोई और बिजनेस करना चाहता है, वो सारा खर्च कर देता है। अब जिसने में कर्मचारी और अधिकारी होते हुए प्रदेश में विकास की गाथा की हो, जितने शिक्षा संस्थान बने हो, हेल्थ के इंस्टीट्यूशन बने हो, सभी इंस्टीट्यूशनों में कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों के कहीं ना कहीं नोटिंग होगी या साइन किए होंगे। इनको हमने ओल्ड पेंशन स्कीम का देना, इतनी आर्थिक तंगी के बाद भी ये फैसला करना हमारे दृढ़ निश्चय को दिलाता है कि हमने अपनी सरकार की पहली गारंटी योजना को पूरा किया। इसके बाद हमने कहा कि 680 करोड़ रुपया हमारी गारंटी योजना में था। पूरे हिमाचल प्रदेश में जो युवा है वो अपने रोजगार का साधन खुद पैदा करे। 680 करोड़ की पहली गारंटी योजना का प्रथम चरण ई टैक्सी के रूप में आज उसको शुभारंभ कर दिया गया है। तकरीबन 200 के करीब लोगों ने ई टैक्सी के परमिट के लिए अप्लाई किया है। क्या है ये योजना? इसके तहत अगर कोई व्यक्ति एक गाड़ी 20 लाख रुपए की खरीदता है, हमारी सरकार उसको 10 लाख रुपए का अनुदान देगी और उसके अलावा उसकी गाड़ी को फ्री करने के लिए और उसके हर महीने जेब में 20,000 आ जाए, उस गाड़ी को फ्री करने के लिए 3 साल की एश्योरेंस गारंटी भी देगी कि 3 साल के बाद उस इलेक्ट्रिकल व्हीकल को फ्री कर दिया जाएगा। इस योजना का प्रथम चरण शुरू हुआ है। आने वाले समय में इसी योजना का एक दूसरा चरण भी आने वाला है। तीसरी योजना, आज हम शिक्षा के क्षेत्र में पिछली जो 5 साल सरकार से बंद करके रह रही है, इनकी गलतियों के कारण आज हम दूसरे स्थान से क्वालिटी एजुकेशन में 18वें स्थान पर पहुंच गए। 5वीं का बच्चा दूसरी कक्षा का पाठ तो नहीं पढ़ सकता। ये हालात इस सरकार ने 5 सालों में की और आने वाले एकेडमिक सेशन में हमें कुछ कड़े फैसले लेने पड़े और हमने कहा कि जितने भी स्कूल है, पहली कक्षा से जो सरकारी स्कूल है उसमें इंग्लिश की क्लासेस शुरू कर दी जाएगी। पहली कक्षा से जो भी प्रिंसिपल स्कूल का होगा वो अपने स्कूल की ड्रेस को तय करेगा। कोई राज्य से कोई दिशा निर्देश नहीं आएगा। एक ही कैंपस में अगर प्राइमरी स्कूल चल रहा है, उसी कैंपस में सेकेंडरी स्कूल चल रहा है, उस एक कैंपस का एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ताकि एक प्राइमरी स्कूल में अलग खिचड़ी बनती है और सेकेंडरी में एक ही कैंपस में दूसरी खिचड़ी बनती है। हमने कहा ये भी परिवर्तन करने की जरूरत है। एक ही जगह छोटे बच्चे से लेकर सबके लिए जो मिड डे मील है उसको एक ही जगह बनाया जाएगा। और आने वाले समय में एजुकेशन विभाग में हम गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर की भी नियुक्ति करने जा रहे हैं। जिन स्कूलों में टीचर नहीं होते उन स्कूलों में हम गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगले सेशन से हम एकेडमिक जो बच्चों की प्राइमरी शिक्षा है, जो बच्चों की हाई स्कूल की शिक्षा है, जो बच्चों की सेकेंडरी स्कूल की शिक्षा है, उस दिशा में बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जब बच्चा पढ़कर निकले तो गौरव से महसूस करे कि मैं +2 पढ़ा हुआ, ग्रेजुएट करा हुआ, PhD करा हुआ हिमाचल प्रदेश
देश का बच्चा हो और अच्छी जानकारी देकर जब वो निकलेगा तो जीवन की किसी भी राह में वो असफल नहीं होगा। इसके अलावा कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के तरह तरह की राजनीतिक बातें करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, सोलन में 400 घर, 377 के करीब घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए, 500 के करीब घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। इस आपदा से सोलन में तकरीबन 8,700 के करीब लोगों को नुकसान हुआ। कईयों की फसलें बह गई, कईयों के पशु इस छोड़कर को चले गए। इस सब स्थिति से कैसे निपटा जाए? विधानसभा में प्रस्ताव आया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रस्ताव लाया, हमने उसको सरकारी प्रस्ताव का संकल्प दिया और जब उस सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा हुई 3 दिन तक, हमने सोचा भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे साथ खड़े होंगे और तकरीबन ये तो कहेंगे ही कि हम इस आपदा के समय उन आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपना एक एक पाई जोड़कर अपना आशियाना खड़ा किया था, उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन ये नहीं खड़े हुए और आज तक मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो भी हो रहा है, आज तक भारत सरकार से जो हमें आपदा राहत मिलनी चाहिए थी वो स्पेशल पैकेज और किसी पैकेज के रूप में आज तक हमें नहीं मिली। हमारे पास साधन कम थे। हमने फैसला किया, हम जानते हैं गरीब की पीड़ा क्या है, हम जानते हैं गांव के लोगों के दर्द क्या है और हमने प्रत्येक आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 4500 करोड़ रुपए का स्पेशल रिलीफ पैकेज घोषित किया और उस आपदा प्रभावित परिवारों के लिए हमने ये कहा, नियमों में बदलाव कर दिया। पक्के मकान के लिए 1,30,000 रुपये मिलता था, हमने कहा नहीं, 1,30,000 से तो आजकल घर क्या बनेगा, वाशरूम भी नहीं बनता। हमने उसको बढ़ाकर नियमों में परिवर्तन करके 7,000 रुपया किया। कच्चा घर उठने पर 5,000 रुपया मिलता था, हमने उसको 20 गुना बढ़ाकर 1,00,000 रुपया किया। और आज इसी संदर्भ में मैं सोलन में इस आपदा राहत को जिसको बढ़ाने का दायित्व हमारे कर्नल दनीराम चांडिल और यहाँ क्षेत्र के चारों विधायक राजकुमार जी, संजय पस्ते जी, विनोद सुल्तानपुर जी, के ठाकुर जी के जिम्मे है, उनको हमने कहा कि जो घर टूट चुका है पूरी तरह उसको पूरी तरह से आपने बनाना है। 7 लाख में से 3 लाख की पहली किस्त हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा उसे पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन 280 रुपये प्रति सीमेंट की बोरी उपलब्ध करवाएगी। यह सरकार की संवेदनशीलता दर्शाती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 1 महीने से देख रहा हूं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कर्जा उठा लिया, कर्जा आपने उठाया, बहुत हम रहे हैं। 75,000 करोड़, 10,000 करोड़ और 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा हम पर छोड़ दिया, भुगतना हमें पड़ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, हमने कर्जा उठाया अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर में हमने सिर्फ 4100 करोड़ रुपए का लोन लिया है और इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी कीमत सिर्फ 6600 करोड़ है। जो लोगों को हमने पेंशन दी उसके 1780 करोड़ रुपया भी हमारा कर्जे में काट के रख दिया और जो ओपीएस के 2000 करोड़ एनपी में जमा है वो भी देने से मुकर गए। लेकिन इन सब चुनौतियों का हम सामना करेंगे और मैं ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं, 4 साल 2027 तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे और 2032 में हमारे प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य बनेगा। हम अपनी 3 गारंटियां पूरी कर चुके हैं, आने वाले जो 3 महीने हैं उनमें और गारंटियों को भी पूरा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें पैसा कैसे उधारी करना है। पिछली सरकार ने कभी कोई पैसा उधारी नहीं किया। 75 साल में हमने अभी तक 1100 करोड़ रुपए की उधारी कर ली है। इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आज आप लोग जो आए हैं, आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं, कुछ लोग
राजनीति में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आए हैं और हम सत्ता में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं आए हैं। मैंने कई बार कहा है कि हम सत्ता में सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन का ही नमूना है कि 6 घंटे विचार करने के बाद भी दूर दराज से आए हमारे ग्रामीण भाई आज इस प्रतीक्षा में है कि कोई सरकार में आपकी सुनने वाला बैठा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में 4 वर्ष में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और गांव के हर दरवाजे तक सरकार की विकास की रोशनी पहुंचेगी।